अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब रहा या नाकाम हुआ? तो सही सूरत हाल यह है कि बीच बीच का बैन बैन रहा और एक बड़ा मसला आ गया है। रशिया यूक्रेन जंग तो जारी है ही, शिद्दत के साथ जारी है और रशिया जो है थोड़ा सा ट्रबल में है। लेकिन यूक्रेन और पोलैंड में भी एक तरह से लड़ाई छिड़ गई है, जिस तरह से इटली और अमेरिका में लड़ाई छिड़ गई है एक लिहाज से। बल्कि ज़्यादा कहना सही होगा कि जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप में लड़ाई छिड़ गई है। तो क्या मामला है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, मुज़ाकरात के बारे में। तो मुज़ाकरात के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि उसके जो 14 नुकात थे उसमें से सबसे पहला ही जो है आर्टिकल ये था कि सब लोग हमला बंद कर देंगे हर फ्रंट पे, खुसूसी तौर से लेबनान में भी। लेकिन अमेरिका का जो पार्टनर है इसराइल, वो माना नहीं और वो हमला करता रहा। जवाब में जो है हिजबुल्ला भी हमला करता रहा। तब ऐसे में तो ऐसा लग रहा था कि ये मुज़ाकरात ही नहीं होनी चाहिए उसूली लिहाज से, और ईरान को जो है फ़ौरन जो है बदला लेना चाहिए और फ़ौरन जो है मिसाइल से हमला कर देना चाहिए, जैसे ही इसराइल ने इस पे लेबनान पे हमला किया। लेकिन ईरान ने जो है बीच का रास्ता निकाला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद किया या बंद करने की धमकी दिया और फिर मुज़ाकरात के लिए भी किया, जबकि ये थे कि मुज़ाकरात तो उसी वक्त होंगे जब नॉर्मल सिचुएशन होगी। और उसमें एक और भी पॉइंट ये था कि मुज़ाकरात के दरमियान, यानी ये 60 दिन जो मुज़ाकरात होंगे, इसमें कोई रिटोरिक जो है इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी धमकी आमेज लहजा का इस्तेमाल नहीं करेगा। समझने समझाने की बात होगी, अपनी बात मजबूती से रखने की बात होगी, ठीक है, लेकिन किसी को धमकी नहीं दिया जाएगी। हम ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं। तो ईरान के लोग जो है गए वहाँ स्विट्ज़रलैंड में। अब्बास अरागची साहब गए और मोहम्मद कारिबाफ साहब गए, एक और साहब गए। अभी बातचीत जो शुरू ही हुई थी, तो बातचीत में यह है कि मीडिएटर जो पाकिस्तान और कतर, उन्होंने कहा कि भाई जिस बात में कंसेंसस है पहले वो बात कर ली जाए, तो रिटर्न में पेश कीजिए दोनों आदमी, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो अमेरिका ने भी पेश किया और ईरान ने भी पेश किया। तो इसमें से जो है पाकिस्तान और कतर ने निकाले कि दोनों के जो मुतालबात हैं, इनमें से कंसेंसस किन बातों पे है उस पे पहले बात हो जाए, उसके बाद जो इख्तलाफी नोट्स हैं उस पे बात हो जाए। यानी ईरान ने कहा कि जो है पहले ये बात हो जाए कि आप जो है हमारा एसेट जो फ्री रिलीज़ किए हुए हैं उसको फ्रीज कब करेंगे, ये बात हो जाए। लेबनान पर हमला कब रोकेंगे, इस तरह की बात। अमेरिका ने कहा न्यूक्लियर आप जो है कब डिस्ट्रॉय करेंगे, इस तरह की बात। तो अभी जो है बहुत ही अहसन अंदाज में जो है बातचीत चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है धमकी आमेज ट्वीट आ गया और वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। वही कि तुम बात मान लो, हिजबुल्लाह को कंट्रोल करो, नहीं तो हम तुमको वो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक के सिफारतकारों को भी नहीं छोड़ा कि तुमको जाने के लायक नहीं रहने देंगे। यानी ईरान को ऐसा उड़ा देंगे कि तुम जाओगे कहाँ लौट करके। लेकिन असल धमकी वही थी कि तुमको रास्ते में भी हम जो है असैसिनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तब इस लेवल की बात जब आ गई तो फिर कह कि भाई ये तो शिक की खिलाफ वर्जी है, तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये समझिए कि ईरानी वफद जो है वहाँ से वॉकआउट कर, अब वॉकआउट करके जहाज में बैठ करके जो है वो ईरान तो नहीं आए, लेकिन वहीं रहे स्विट्ज़रलैंड में कि आओ मनाओ उनाओ और ये जो है समझाओ डोनाल्ड ट्रंप को, तब जो है हम मानेंगे, नहीं तो हम नखरा में हैं। तो फिर जो है पाकिस्तान कतर वाले से मनाना शुरू किए। जे डिवेंस भी अंदर से बोला होगा पाकिस्तान वगैरह को कि भाई वो चचा का क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो बोलेंगे, वो उनकी बात को बुरा मत मानो प्लीज़। इस तरह से करके तो लग रहा है कि ईरान वाले रुक गए हैं और हफ्ता हफ्ता में जो है समझ जाइए कि बातचीत होगी और पॉजिटिव नोट पे होगी। और एक जो पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि कल से लेबनान पे हमला नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से यह है कि इसराइल ने अपना दमखम भी दिखा दिया है
कि देखिए हम आपके हिसाब से नहीं है, यानी जैसे ईरान और हिजबुल्लाह का मामला है वैसा इजराइल और अमेरिका का मामला नहीं है। तो हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी अलग है, अमेरिका की अलग है। ठीक है, अमेरिका मदद करता है, जेडी वेंस ने भी कहा कि 60% हम ही मदद करते हैं, लेकिन इसराइल का ये भी कहना यह है कि हम अमेरिका के मदद के बगैर कुछ नहीं है, नो डाउट, लेकिन अमेरिका हमारी मुट्ठी में भी तो है। फरंग की रगेजां पंजे यहूद में है। तो अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका जो है इसराइल की मुट्ठी में है। उसका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, पूरा एफस्टीन सिस्टम जो है, वो इसराइल के पास है, तो लिहाजा कोई हिल नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। आप जानिए कि ये उसकी जो पूरी टीम है अभी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या एम्बेसडर वगैरह हो, जो भी टीम बनाया है उसने, उसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट के अलावा कोई उसके साथ नहीं है। तब आप समझ जाइए, तब वो यकीनी बात है कि वो रहता होगा तो अपने ही इसके दरमियान में, और वही लोग हमेशा उसकी तारीफ करते होंगे, और अभी से तारीफ छोड़ दिए होंगे तो उसको कैसा लग रहा होगा। भाई मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन कोई खुश नहीं है, तो अंदाज़ा तो लग ही जाता है। तो इसके वजह से वो जो है समझिए कि कवर अप करने की कोशिश किया होगा। लेकिन इसराइल के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसे सूरत में जो है इसराइल जो है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है बात नहीं मानता है, तो फिर जो उसको रास्ते से भी हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम अब ये जानबूझ के आ गया है या कोइंसिडेंस है या फिर जो इत्तेफाकी मामला है कि इसराइल पर सख्त तनकीद अगर कोई कर रहा है तो जेडी वेंस कर रहा है। और जेडी वेंस को नया इलेक्शन भी लड़ना है 28 वाला। तो इससे जो है इसराइल की परेशानी बढ़ गई है कि अगर और कोई तनकीद किया होता तो ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन ये बंदा तनकीद कर रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो है इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट भी कर देता, हाइपोथेटिकल बात मानिए, तो फिर हो गया क्या? उसके बाद फौरन जो है प्रेसिडेंट कौन बनेगा? उसके बाद जो फौरन जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा जेडी वेंस। जेडी वेंस मोर क्रिटिकल है देन डोनाल्ड ट्रंप। तो फिर जो तहकीकात वगैरह जो मामला चलेंगे तो इसराइल के लिए कितना भारी पड़ जाएगा। या तो दोनों को एक साथ अगर असैसिनेट किए तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अगर निशाना बनाए जैसे कैनेडी वगैरह को बनाए थे, तो फिर उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट का असल यही वैल्यू ही यही है कि वो प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो फिर जेडी वेंस तो बहुत मुसीबत खड़ी कर देगा। तो इस वजह से जो है ये एक्सट्रीम कदम उठाना जो है अभी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है इसराइल के लिए। तो ये एक जो है इसराइल के लिए भी प्रॉब्लम है। तो देखिए मामला क्या होता है। ईरान में भी मैं बताया कि मुश्तबा खामनेई साहब जो है, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसराइल वगैरह की, इसकी जो है अल जजीरा वगैरह की रिपोर्ट, कि ये सीज फायर ही से खुश नहीं थे वो। इस निगोसिएशन वगैरह जाने दीजिए, वो जो 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ ना, उसी से खुश नहीं थे। और वो ये जो है टोल का जो अभी तक जो मामला लटका हुआ था उससे भी खुश नहीं थे, कह रहे टोल जल्दी से लगाओ और फिर वॉर का मुआवजा मांगो, और उसके बाद कहो कि हम बात करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ये नहीं कि 60 दिन पहले सीज फायर करो फिर बात करेंगे, उसमें ये वो सब कुछ नहीं। ये तो समझिए कि ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, ये लोग जो है मनवा लिए कि हाँ बात वहीं तक पहुँचेगी, ये वो फलां ढिकां। तो अब ये लोग भी बुरी तरह फंस गए। मसूद पेज़ेश्कियान हो, मोहम्मद बाकर कालिबाफ हो, या फिर जो है अब्बास अरागची साहब हो, ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, देखिए पॉलिटिशियन की भी गलती नहीं है, उनका अपना एक माइंड रहता है और फौजियों का अपना एक माइंड रहता है। तो पॉलिटिशियन जो है वो ज़्यादा समझदार होते हैं और वो जो है दूर अंदेश भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देख करके बात करते हैं।
तो इस लिहाज से वो उनका अपना काम था कि भाई जंग से कम जितना ज़्यादा बच सके बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जंग में तो तबाही होती है। लेकिन जो फौजी लोग रहते हैं, जो हॉक्स टाइप के रहते हैं, वो तो लड़ना भिड़ना मारना मारना, उसी में उनकी वैल्यू भी रहती है, उनमें वाहवाही भी रहती है, उनको बहादुरी के जौहर भी दिखाने रहते हैं, उनकी अहमियत भी बढ़ जाती है। तो वो तो जंग चाहते रहते हैं। तो हर मुल्क में ये प्रॉब्लम आता ही है, और ख़ासतौर से जहाँ पर थोड़ी बहुत भी जमहूरियत है। तो ये समझ जाइए कि ये जो हैं मुश्तबा खामनी साहब, ये समझिए कि हॉक्स बारे में से हैं, यानी आर्मी की तरफ है। और बकिया मसूद पेशकान वगैरह जो हैं ये पॉलिटिशियन है, डॉव्स हैं, ये समझदारी वाला मामला करता है। लेकिन मसला वही रहता है कि मौका किस चीज़ का है, मौका जो है हॉक्स का है या डॉव्स का है। अब मौका तकाजा है हॉक्स का और डॉव्स जो छा जाए तो फिर आप गड़बड़ी हो जाएगी। मौका है लड़ाई का, बातचीत का, और जो है हॉक्स जो है उसमें ये हो जाए तो वो भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो दोनों मुल्क के लिए दोनों ज़रूरी रहते हैं। समझदार पॉलिटिशियन की भी ज़रूरत रहती है और लड़ने भिड़ने वाले जर्नल की भी ज़रूरत रहती है। दोनों अपने अपने हिसाब से जो है मशवरा काम करते रहते हैं, लेकिन नज़ाकत किस चीज़ का तकादा करती है उसके डिसीज़न असल माने रहता है। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर देखिए, अगर ये लोग नाकाम हुए और धीरे धीरे ये लोग जो है लेबनान वाले को दबा दिए, क्योंकि अब देखिए लेबनान बेचारा जो है कब तक टिक पाएगा, लोग बाहर जो है कैंपों में कब तक रह पाएंगे, ये लोग तो अपने घरों में हैं। तो इस लिहाज से ये इजराइल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहेगा। और उसने क्लियर कट कह दिया है कि हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो समझिए कि अभी तो जंग जो है जारी रखना ईरान के लिए ज़्यादा मुफीद था। यानी ये बात में जो है कि अगर तुम जो है इजराइल को मारोगे, ये लेबनान को मारोगे, जबकि अमेरिका भी मना कर रहा है, फिर भी इजराइल नहीं मान रहा है, तो ऐसी सूरत में ईरान को फ़ौरन जंग का आगाज़ करना चाहिए, ताकि इससे जो है दो फ़ायदे होते, जो निशाना लगता वो लगता ही, और दूसरी बात यह है कि इजराइल में और अमेरिका में दूरियां बढ़ती। और क्या देते कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब मना किया कि तुम लेबनान पे हमला ना करो तो फिर क्यों किया, इसकी सज़ा है ये लेकर एक रॉकेट और तुम्हारे ऊपर, तो वो नाम ले ले करके मार सकते थे। तो इस लिहाज से अब ये है कि ईरान जो है अभी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, वरना एक को भी हमला करे फ़ौरन ये करे, बल्कि अल्टीमेटम दे दे कि फ़लाँ तारीख तक जो है लेबनान को खाली करो, नहीं तो हम जंग रिज्यूम करते हैं। ये जाए कि वो हमला करे और 50-60 को मार दे। तो अभी देखिए वो माने वफद वहाँ पे मौजूद है। अब आज कल में बात होती है नहीं होती है, या एक हफ्ता बाद बात होती है, वो गॉड नोज वेल। हर मिनट पे जो है खबरें अलग अलग आती रहती है। तो अभी मझधार में है मामला, देखिए क्या होता है। इधर जो है जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप में शदीद ज़बानी लड़ाई जारी और सारी है, तुम्हारे बगैर हम नहीं, हमारे बगैर तुम नहीं, और हम नहीं रहते तो ये हो जाता वो हो जाता, और शिकवा शिकायत डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि हमको जो है तुम मदद नहीं की ईरान वॉर में, और ये नहीं किया हम तुमको इतनी मदद की, ये वो मामला चल रहा है। एक नई लड़ाई शुरू हो गई है यूक्रेन और पोलैंड में। ये तो अजीब मामला है, जबकि पोलैंड यह बहुत बड़ा सपोर्टर है पूरे इसमें, जो यूरोप में सबसे बड़ा सपोर्टर है आंख बंद करके, तो वो है पोलैंड। यूक्रेन का रास्ता भी, और जो भी यहाँ से जो जाते हैं लोग, क्योंकि ये तो बेलारूस है, ये तो रशिया का फेवर का है, तो ये फ्रांस का हो, यूके का हो, जर्मनी का हो, या कोई भी हो, अगर किसी को यूक्रेन जाना रहता है हिम्मत अफजाई के लिए या हौसला देने के लिए, तो डायरेक्ट कोई जो है यूक्रेन नहीं जाता, क्योंकि डर रहता है कि उसको जो है ड्रोन वगैरह से अटैक न करते। तो ये लोग जो है पहले पोलैंड जाते हैं, अब पोलैंड से फिर जो है ट्रेन के ज़रिए से जो है यूक्रेन जाते हैं। तो इस लेवल का जो है समझिए कि इनकी मदद है। अभी दोनों में लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है इस लेवल की कि समझिए कि घटियापन वाली लड़ाई। पोलैंड ने जो है 2023 में यूक्रेन के सदर को अवार्ड दिया था, हाईएस्ट अवार्ड जो पोलैंड की तरफ से हो सकता है, उसको जो है छीन लिया है, कहा दे वापस दे दे, तुम उस लायक ही नहीं हो। जेलेंस्की ने कहा कि ले लो, तुम्हारे अवार्ड ही में क्या दम है।
उसने भी वापस किया है, और इससे पहले जो सदर वगैरह थे उसने भी वापस किया, जो कि ले लो अपना जाओ। तो इस लेवल के यानी गिफ्ट दिया हुआ जो है, एक तो मांगना नहीं चाहिए। अब मांगने के बारे में जो बहुत सख्त वही है, लेकिन देखिए तो अब आप कहेंगे कि क्या इस लेवल की लड़ाई हो गई कि जो है, और इसमें जो है पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क, वो कह रहा कि ये बहुत गलत हो रहा। भाई तो लड़ाई किससे हो रही है फिर? तो ये आप समझ लीजिए कि पोलैंड का जो है, जिसकी राजधानी वार्सा है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेलेंस्की के साथ है, लेकिन यहाँ जो प्रेसिडेंट बना है नया, कैरोल नोवरस्की, इससे लड़ाई हो रही है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की से। कैरोल नवरस्की जो है, ये समझिए कि फैन है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप और इसमें जो है जेलेंस्की में बात नहीं बनती है, तो इस लिहाज से जो है पूरे पोलैंड से यूक्रेन की लड़ाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन के साथ ही है, लेकिन सदर जो है वो उससे लड़ाई हो गई। अब जेलेंस्की का कहना यह है कि ये क्यों लड़ा बताएं। वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि 2027 में इलेक्शन है पार्लियामेंट का, तो वो अपनी सियासत चमकाना चाहता है यूक्रेन के खिलाफ लड़कर के। अच्छा, बात किस चीज़ की लड़ाई हो रही है सर? ये तारीखी एक मामला है, तो उसके लिए लड़ाई हो रही है। थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक समझिए कि यूनिट था यूपीए। एक तो इंडिया में यूपीए जो है, कांग्रेस की जो हुकूमत थी तो यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मनमोहन सिंह जिसको लीड कर रहे थे, वो नहीं। ये था यूक्रेन इंसर्जेंसी, और कुछ ही है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये समझिए कि एक जो है गोरिल्ला फाइटरों का एक ग्रुप था, उसने ये नाम रखा था यूक्रेन इंसर्जेंसी पार्टी आर्मी पी से कुछ था, ये मिलिट्री वाला मामला था। ये लोग बने थे 1942 में, यूक्रेन में ही एक ग्रुप बना था, जैसे इंडिया वगैरह में रहता ना कि कोई ग्रुप बन जाता है। तो ये लड़ रहे थे, समझ जाइए कि किससे, जर्मनी वगैरह से। जर्मनी वाला जो है हमला कर दिया था हिटलर ने 1939 में, तो उससे लड़ रहे थे। तो अब वो लड़ने में क्या हुआ कि ये लोग जो है जर्मनी को भी लड़ रहे थे और पोलैंड वाले को भी सता रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे। तो पोलैंड वाले भी इस यूपीए के जद में आ गए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जंग है, दूसरी जंग अजीम चल रही है तो जंग। फिर इसके बाद जब जो है जर्मनी हार गया, तो 1945 के बाद जो है यही यूपीए वाले सब जो है फिर यूएसएसआर से लड़ने लगे कि हम लोगों को यूएसएसआर से आज़ादी दो। लेकिन उधर जो है वो बहुत पावरफुल था स्टालिन वगैरह, उसने क्रश कर दिया, और 1950 आते आते इस ग्रुप को क्रश कर दिया। ये लोग गोरिल्ला वॉर लड़ते रहे, लेकिन बिलाखिर इसको क्रश कर दिया गया। तो 42 से 50 तक समझे 8 साल ही इसने ये किया। तो शुरुआत में जो है जर्मनी के खिलाफ लड़े, पोलैंड के खिलाफ लड़े, और बाद में जो है यूएसएसआर ही के खिलाफ लड़ने लगे। तो जब यूएसएसआर के खिलाफ लड़े, अब बिल आखिर ये लोग तो हार गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है 1991 में जो है इनको कामयाबी मिल गई, और यूएसएसआर से ये लोग अलग हो गए। तो अब ये लोग हीरो माने जाएंगे कि नहीं यूएसएसआर यूक्रेन में? तो ये लोगों को जो है बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, यूपीए को। तो अभी जो है यूक्रेन वाले जो फिर रशिया से लड़ रहे हैं, तो उसमें जो है किसी को तमगा देना रहता है, किसी को जो है तारीफ करनी रहती है किसी फौजी को, तो उसको नाम दिए हैं हीरोज ऑफ यूपीए। तो उस पर जो है पोलैंड वाले भड़क गए हैं कि ये यूपीए वाले तो पोलैंड वाले को बहुत मारे थे, तकरीबन 1 लाख पोलिश लोगों को मारे थे, तो ये हमारे यहाँ तो बदनाम जमाना है ग्रुप, और उसको तुम हीरो बना के पेश कर रहे हो, यानी तुम जख्म कुरेद रहे हो हमारा। यानी अभी आप समझिए ना कि जर्मनी को ले लीजिए, अब यहाँ पे कोई जो है जो फ्रेडरिक मर्ज है, वो अपनी पार्टी का जो है तारीफ करते करते कहते कि तुम लोग जस्ट लाइक जर्मन, नाजी जर्मन। तो जस्ट लाइक नाजी जर्मन बोलते ही जो है पोलैंड वाले नाराज हो जाएंगे नहीं? तो भाई नाजी से तो हम लोग चिढ़ते हैं,
तुम उसको हीरो बना के पेश करते हो। तो इसी तरह पोलैंड वाले कहते हैं कि यूपीए वाले जो है ये पोलिश वालों को 1 लाख के करीब मार दिए थे, ये जेनोसाइड किए थे, और तुम उसको हीरो बना के पेश करते हो। एक ये है कि तारीख की दास्तान है, उसको रहने दो वहीं पे, लेकिन अभी तुम उसको क्यों कुरेद रहे हो, मोटिवेशन के तौर पर उसको पेश कर रहे हो। तो उसके वजह से समझ जाइए कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, जो पहले ही से चिढ़ता है यूक्रेन से, उसने इसमें से पॉइंट निकाल लिया उसके खिलाफ हवा देने के लिए। वरना समझिए कि वहाँ के जो है गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम नहीं, वो जानते हैं कि यूक्रेन वाले जो है वो अपने फौजियों को मोराल को बूस्ट करने के लिए ये बोला है, और हमको चिढ़ाने के लिए नहीं बोला है। लेकिन जो मौके की तलाश में रहता है वो तो समझे तो राख राय को तिनका तिनका को पहाड़ बना देता है। तो ये पूरी बात थी जो मैं सोचा आप लोगों से बता दूं कि पोलैंड में और यूक्रेन में क्या लड़ाई है। लेकिन यह है कि हकीकत में पूरे पोलैंड से लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि उसके जो है गवर्नमेंट के 2 ब्रांच है, एक प्रेसिडेंसी है, एक प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पर असल जो प्राइम मिनिस्टर होता है और ये प्रेसिडेंट जो रबर स्टाम्प रहता है, लेकिन कभी कभी जो उसका पावर ज़्यादा हो जाता है, तो उस लिहाज से है। रशिया का मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ी, कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे। अब कमज़ोर कैसे हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तो जान लीजिए। ये देखिए, ये क्रीमिया ने इसको 2014 में कब्जा लिया था रशिया ने, यहाँ पे इलेक्शन उलेक्शन करा करके अपना पार्ट बना लिया। अभी यह खबर आई है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है रशिया की, तो वहाँ के सदर ने ऐलान किया है कि पब्लिक को जो है ऑयल गैस नहीं मिलेगा, अभी फ़िलहाल सिर्फ सरकारी लोगों को मिलेगा, यानी सरकारी कामकाज के लिए। तो इस लिहाज से आप समझिए कि खुद रशिया में कितने शॉर्टेज हो गए होंगे कि अब जो है राशनिंग, जैसे अभी देखिए हम लोग को गैस का जो है प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। पहले अगर जो है 20 रोज पे मिल जाता था, तो आप कह रहे 25 रोज में मिलेगा, थोड़ी सी राशनिंग कर दिया कि नहीं। तो इस तरह से ये है। अब आप कहेंगे रशिया के पास गैस तेल बहुत है, भाई गैस तेल बहुत है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, हर एक के क्लाइंट्स, हर एक के कस्टमर, हर एक का सिस्टम बना रहता है। तो अब कहीं पर अचानक सख्त ज़रूरत पड़ गई तो फ़ौरन जो डाइवर्ट नहीं होता, तो टाइम लगता है। तो इस लिहाज से जो है ये मामले रहते हैं। तो इस लिहाज से जो है, क्योंकि यूक्रेन आजकल सिर्फ जो ऑयल रिफाइनरी पे जो है ज़्यादा टारगेट कर रहा, तो अब इसके बदले में जो है रशिया जो है बड़ा हमला तो किया है कीव पे, लेकिन उतना बड़ा हमला नहीं किया है कि उसका हौसला टूट पाए। और इधर जो है पूरा यूरोप जो है बैकिंग देने के लिए तैयार है, और आप जानते हैं कि जीतने वालों के साथ तो सब तैयार हो जाते हैं। के स्टारमर की हालत ख़राब है, वो मैं बताया था कि एक जो है अपोजिशन पार्टी का एक बंदा आ गया है बाई इलेक्शन जीत करके। अब उसके बाद जो है अक्सर और बेशतर लोग कह रहे हैं उसके पार्टी के कि भाई आप रिज़ाइन कर जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा, पार्टी जो है वो अनपॉपुलर हो रही है। लेकिन के स्टारमर कह रहा नहीं, मैं मेहनत कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या देखिए, मेहनत कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम बाकी है, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप जो है खुद से ही रिज़ाइन कर देते तो बहुत अच्छा रहता, आप बहुत अच्छे इंसान हो जाते। क्योंकि पार्टी के बारे में सोचिए, अब कहेंगे पार्टी को क्या हो जाएगा भाई, अभी तो 1-2 साल ही हुए हैं इसको। मेन मसला ये है कि दूसरी पार्टी जो है, जो बीच की पार्टी है, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। देखिए इसमें क्या है, ये लेबर पार्टी है, एक राइट विंग पार्टी है। तो राइट विंग पार्टी तो समझिए कि ऋषि सुनक वाली पार्टी है ही। तो जिसको जो है देश, ये वो शिद्दत, ये सब एक्सट्रीमिस्ट वो चाहिए तो वो इधर चले आते हैं। आज जिसको इंसानियत और ये वो फलां ढिकां चाहिए तो वो इधर आ जाते हैं, लेबर वगैरह, गरीब गुरबा। अब इसमें ये गरीब गुरबा के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी देखिए जो है फ़लस्तीनी बेचारे कमज़ोर हैं, लेकिन ये खुल के साथ नहीं देता है, ये लोग मज़लूमों के साथ रहते हैं। तो अब जो बीच की जो छोटी छोटी पार्टियां थी, तो इधर के वोटर उधर भाग रहे हैं। तो लेबर पार्टी वालों की शिकायत यह है कि अगर आप इसी तरह रहे 6 महीना साल भर और, तो हमारे वोटर भाग जाएंगे। अब भाग करके इधर तो नहीं जाएंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है उधर चले जाएंगे। तो कब रिस्क है कि वो सारे के सारे चले जाएं, आप जो है कुर्सी से उतर जाइए और किसी दूसरे को आइए, ताकि वो जो 1-2 साल बाकी है वो भी संभाल देगा, और फिर नए इलेक्शन के लिए भी जो है वो दमदार कैंडिडेट बन जाएगा। वरना आप आखिरी में हटेंगे तो फिर जो है ये लोग थर्ड फ्रंट बना चुके होंगे।
आपकी स्टार में कह रहा कि देखते हैं भाई, सोचने भी तो दोगे कि नहीं दोगे, तो आप सोचिए ना भाई क्या है इसमें। फ़लस्तीनियों को एक बड़ा झटका लगा है, मुसलमानों को, सबको। कोलंबिया में जो है समझ जाइए कि लेफ्ट पार्टी का जो कैंडिडेट था वो हार गया है, और राइट विंग का जो था वो जीत गया है। यानी प्रो इसराइल, प्रो ट्रम्प पार्टी की जो कैंडिडेट की जीत हो गई है, और समझ जाइए कि लेफ्ट पार्टी, प्रो फलस्तीन पार्टी, गुस्तावो पेट्रो की पार्टी, उसके कैंडिडेट की हार हो गई है। गर्ची ये लोग अभी कबूल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिकाउंट करो, ये करो, वो करो। बहुत ही 2 लाख ही वोट से जो है अंतर है। यानी इसको जो है 49% है तो उसको 48%। तो रिजल्ट रिजल्ट बदल जाए तो अलग बात है। मैं जब तक सेटिंग कर रहा था तब तक ये याद। तो ये एक बड़ा झटका है। कोलंबिया एक बड़ा मुल्क था और फ़लस्तीन को खुल करके साथ दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ये एक मुसीबत आ गई। बाकी इंडिया में जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो है प्रोटेस्ट जारी और सारी है, लेकिन पब्लिक अब बहुत कम रह गई है। तो मतलब लोगों को शक शुबा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और नीट का इम्तहान भी हो गया, तो इस लिहाज से अब वो जो गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया। यानी वो तो जब कोई मुद्दा आता है और उसी वजह है उसको कैश किया जाता है, तो फिर वो मामला रहता है। या फिर आप जो है अपने मीडिया खड़ी कीजिए और फिर रात दिन जो है जहनसाजी कीजिए, तभी देखिए कि मामला क्या होता है। और अभी जो है समझ जाइए कि एनडीए जो है या बीजेपी जो है वो बिल्कुल मिशन टू थर्ड पर जो है वो जो काम कर रहे हैं। अभी समझिए कि पार्टी पे पार्टी तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को जो है खींच रही है अपने तरफ, और उद्धव ठाकरे के जो है एमएलए 9 में से जो है 6 एमएलए को अपने तरफ ले लिए हैं। शरद पवार की पार्टी में से कई ले लिए हैं। और अभी खबर तो आई थी कि अखिलेश यादव की पार्टी में की बात चल रही है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है। ये राम मंदिर के जो चंदा घोटाला सामने आ रहा है उससे जो है माइंड भटकाने के लिए है। लेकिन अभी एक ये भी मामला है कि स्टालिन जो नाराज चल रहा है कांग्रेस से और इंडिया ब्लॉक से, तो उसके तरफ डोरे डाले जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी 18-20 के करीब है। तो चंद्रबाबू नायडू के ज़रिए से उसको पटाने की कोशिश है। तो ये 2/3 जो है पार्लियामेंट चाहिए, यानी 365 के करीब। 445 के करीब है, उसमें 365 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। अगर इतना हो जाए तो फिर क्या करेगा वो, संविधान में थोड़ा चेंजेस करेगा। और 2 बड़े चेंजेस उसके करने हैं। एक तो यह है डीलिमिटेशन वाला मामला करेगा, कि पार्लियामेंट की सीट जो है वो 800 के करीब कर देगा। आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट के जो हल्के पर बढ़ेंगे, तो आबादी तो जानते हैं कि साउथ में बढ़ी ही नहीं है, नॉर्थ ही में बढ़ी है। अब बीजेपी का जो है वो ज़्यादा पकड़ कहाँ, हिंदी बेल्ट में है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, तो फिर ये साउथ वाले के जो है कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। तो एक तो ये डिलिमिटेशन जो है लागू करना है। और दूसरे नंबर पे जो है पे वन टाइम इलेक्शन, यानी लोकसभा और ये जो है मेंबर ऑफ असेंबली, यानी स्टेट के जो इलेक्शन और जो है मुल्क का इलेक्शन, वो एक साथ होना चाहिए, एक ही टाइम में, ताकि जो भी गड़बड़ी करना एक ही मजा कर करके 5 साल के लिए फ्री हो जाओ। तो ये दो करने हैं, जिसके लिए जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए तोड़ फोड़ ऑपरेशन टाइगर है, ये वो चल रहा है। और ये अपोजिशन पार्टी वाले जो इंतज़ार में हैं कि ये लोग गड़बड़ी करते करते जो है आवाम इनको भगाएंगी, तो फिर हमको लेके आएंगे, तो फिर हम लोग जो है हुकूमत चला देंगे, कोई मसला नहीं। तो एक प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है 10 दिन आराम करते हैं। वो लोग जो है वो 24 आवर जो है इलेक्शन मूड में रहते हैं। तो उनसे जीतना जो है ये अपोजिशन पार्टी को जो है बहुत मुश्किल है। इल्ला ये कि ये लोग भी जो 24 आवर्स है एग्रेसिव मूड में आए और रात दिन जो है वो पॉलिटिक्स करें, तब जा कर के जो है मामला कुछ होगा। यानी वो लोग जो है मीडिया पे नज़र आए और ये लोग मैदान में नज़र आए, तब जा कर के जो है इनका कुछ हो सकता है। वरना इस तरह से जो है एसी के कमरे में बंद रहेंगे, फ़ोटो खिंचाते रहेंगे, तो ये हर एक की पार्टी ही चली जाएगी। तो देखिए क्या होता है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूं। और मेरी हिस्ट्री की वीडियो आज इंशाल्लाह जो है चौथी वीडियो आएगी। और आज जो बात होगी इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना, हिंदुस्तान की वाहिद खातून जिसने आर्मी को लीड किया,
और लोगों को हज़म नहीं हुआ, उसको कत्ल कर दिया। तो आज उसके बारे में बताएंगे। और देखिए, मैं जो है उसको तो पेट बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, कह रहे हैं कि इसको फ्री ही रखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम फीस देना चाहते हैं लेकिन आप ले ही नहीं रहे, यानी पाकिस्तान वगैरह से हैं। अब मैं अपना ये झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जो है वो समझे फीस उसका मैं रिलेशन नहीं रखना चाहता। बस ठीक है, फ़ायदा उठाना उठाइए। तब वो कह रहे हमारी क्या गलती है ये वो। और वो काफ़ी जो है शौकीन लोग हैं, इस वजह से मैं मुज़ब्ज़ब में हूँ। तो ठीक है, मैं चलने दे रहा हूँ अभी, लेकिन बीच बीच में जो है मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो ख़ास अपने स्टूडेंट के लिए। तो मेरा इरादा यह है कि ये जैसे हफ्ता भर में वीडियो बनाया, 10-10 15-15 मिनट की एक एक वीडियो, फिर हफ्ता भर में फिर सारे को समअप कर दूंगा ताकि ताज़ा हो जाए। अब वो वीडियो जो लंबी वीडियो बनाऊंगा समअप वाली, वो इसी लैपटॉप पे बनाऊंगा ताकि मुझे पाँव वगैरह ना दुखे, आराम से बैठ के घंटा भर बात करूं और आप लोगों को रिवाइज कर दूं। तो इस तरह बनाने का इरादा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।